जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे इस लाइव जो रेगुलर क्लास चल रही है, जिसमें कि हिस्ट्री और अन्य सब्जेक्ट की लगातार मैं थ्योरी क्लासेस लेके आ रहा हूं, जिसमें आज हम कंप्लीट करने वाले हैं सेकेंड एंग्लो सिख वॉर, यानी कि द्वितीय जो अंग्रेजों का और सिखों का युद्ध हुआ था, उस पर हम आज पूरी चर्चा करेंगे। और लगातार सिख एम्पायर के ऊपर मैंने पिछली लगातार 2 या 3 क्लास कंप्लीट कर ली हैं, जिसमें कि सिख एम्पायर के ऊपर शुरुआत कैसे होती है वो भी मैंने आपको बताया था। और आज हम सिख एम्पायर का पूरा डिक्लाइन देखेंगे, जो कि द्वितीय एंग्लो सिख वॉर जो हुई थी, सेकेंड एंग्लो सिख वॉर, उसके बाद में सिख एम्पायर का पूरा पतन हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है। और जो सिख एम्पायर है, जो साम्राज्य है, वो अंग्रेजों के हाथों में आ जाता है, अंग्रेज उस पर कब्जा कर लेते हैं। वो कैसे करते हैं, ये पूरी जानकारी मैं आपको इस क्लास में, इस वीडियो में देने वाला हूं। तो पूरा अंत तक देखिएगा, जिससे कि आपका वो पूरा कंटेंट कंप्लीट होगा, जो कि आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर मुझे फॉलो कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। अगर आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं स्टडी कॉन्सेप्ट पर, तो आप उसमें मेरे को सब्सक्राइब कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि आप वो सारी क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे, जो कि आप अपने एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। लगातार मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और अन्य सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी क्लासेस होती हैं वो सभी लेकर आ रहा हूं, जिसको कि आप अपने एग्जाम्स के साथ में प्रिपरेशन कर सकते हैं और पूरी तरीके से आपको इससे मदद मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। तो वो सभी विद्यार्थी जो कि यूपीएससी, एमपीपीएससी या फिर अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें कि नेट है, सेट है, केवी के एग्जाम है, ये एमआरएस के एग्जाम है, या फिर एनबीएस का एग्जाम है, तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर आप पूरा फोकस कर सकते हैं मेरी ये थ्योरी क्लासेस से, जिससे कि आप अपने खुद के शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं और उससे आपको पूरी मदद मिलेगी। तो सारे विद्यार्थी जो कि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें कि वो टॉपिक, वो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, वो सभी मेरी इन क्लासेस को लगातार देखते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम सेकेंड एंग्लो सिख वॉर की बात करें, तो सिख एम्पायर, जिसमें कि प्रथम एंग्लो सिख युद्ध हो चुका है, प्रथम एंग्लो सिख युद्ध के बारे में मैं आपको बता चुका हूं पिछली क्लासेस में, जो कि 1845 में ये एंग्लो सिख युद्ध हुआ था और 1846 में जाके ये समाप्त होता है, जिसमें कि 2 संधि होती है। एक तो लाहौर की संधि होती है और दूसरी भैरोवाल की संधि होती है। और इन दोनों संधियों के बाद में यहाँ पर मध्यस्थता हो जाती है और कुछ क्षतिपूर्ति के साथ में यहाँ पर ये युद्ध समाप्त हो जाता है और काफी ज्यादा यहाँ पर नुकसान जो कि सिख एम्पायर को झेलना पड़ता है। वही जो नुकसान था, वही जो इसमें एक प्रकार से जो बेइज्जती हुई थी सिख एम्पायर की, और जिस तरीके से यहाँ पर भावनात्मक रूप से सिख साम्राज्य के जितने भी जो सिख युवा थे या सिख सरदार थे, उनको जो ठेस पहुंची थी, उसका ही दूसरा रूप आपको सेकेंड एंग्लो सिख युद्ध में देखने को मिलता है। अगर हम इसके बैकग्राउंड की बात करें, तो प्रथम एंग्लो सिख युद्ध का जो परिणाम था, ठीक है ना, उस परिणाम ने ही द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध की नींव रखी थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड को अगर हम चर्चा करें, तो यहाँ पे प्रथम सिख युद्ध के दौरान जो पंजाब के समझौते से ना तो अंग्रेजी साम्राज्यवाद का जो लक्ष्य था, यानी कि जो अंग्रेज थे, उनका लक्ष्य भी पूरी तरीके से यहाँ पर उनको हासिल नहीं हो पाया था, क्योंकि अभी पूरी तरीके से जो सिख एम्पायर है वो अंग्रेजों के हाथों नहीं आ पाया था। और ना ही सिखों का कोई भी इस तरीके का जो खुले रूप में यहाँ पर शासन करते थे, उस पर उनके यहाँ पर पूरे मंसूबों पर पानी फिर गया था। तो यहाँ पर देखा जाए तो ना अंग्रेजों की साम्राज्यवाद नीति जो थी, जो कि एक इंपेरियलिज्म के रूप में इनको आगे बढ़ाना जो इनका उद्देश्य रहा है, उस लक्ष्य को भी ये पूरा नहीं कर पा रहे थे अंग्रेज, और ना ही सिखों को इससे कुछ इस समझौते से फायदा मिला था। कहीं ना कहीं पे सिखों को यहाँ पर तिरस्कार और नुकसान ही पहुंचा था। तो द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध के कारण यहाँ पर आगे जाकर बहुत तेजी से सामने आते हैं। जो कारण थे वो क्या क्या है, ये मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट एंग्लो सिख युद्ध जो थे, इसमें क्या है, सिख कमांडरों ने विश्वासघात किया था। जो उस समय सिख सरदार थे, जो कि सिख एम्पायर की जो सेना थी प्रथम सिख एंग्लो सिख युद्ध में, तो उसमें जो सिख सरदार थे वो अंग्रेजों से जाकर मिल जाते हैं, और मिलने के बाद में उनको वो धोखा
धोखा देते हैं अपने खुद के ही साम्राज्य को। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको देखने मिलेगा कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान यहाँ पर जो सिख कमांडर थे उन्होंने यहाँ पर विश्वासघात किया था। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर ये बात तो बिल्कुल सामने जग जाहिर हो जाती है कि यहाँ पर ये नुकसान यहाँ पर मिला था। और अगर किसी सेना के जो कमांडर हैं सिख जो उनके सरदार हैं, अगर वही यहाँ पर जो विपक्ष में जो सेना है या फिर जो अपोजिशन है उसके साथ मिल जाए तो स्वाभाविक रूप से है कि उस सेना को नुकसान पहुंचना संभव है। तो यहाँ पर एक बात तो ये सामने आती है। दूसरी यहाँ पर बात आती है सिखों की धार्मिक संवेदनाओं पर यहाँ पर चोट पहुंची थी, यानी कि ये धार्मिक संवेदनाएं थी, यानी कि उनके धर्म पर भी यहाँ पर कुठाराघात किया था अंग्रेजों ने। तो अंग्रेजों ने यहाँ पे पंजाब में क्या किया था, मुसलमानों को कुछ सुविधाएं प्रदान करके सिखों की संवेदनाओं को ठोस पहुंचाई थी, यानी कि यहाँ पर मुसलमानों को एक्स्ट्रा फैसिलिटी, जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको यहाँ पर एक्स्ट्रा सुविधाएं दे दी थी। तो ये कारण मैं बता रहा हूँ कि ये जो सेकंड आंग्ल सिख वार है ये होने के कारण क्या कह रहे हैं, कैसे यहाँ पर जो सिख समुदाय है, सिख जो एम्पायर के जो बचे हुए जो सैनिक थे या फिर जो राज्य था वो किस तरीके से यहाँ पर उग्र होता है और ये सेकेंड आंग्ल सिख वार का रूप लेता है। यानी कि अंग्रेजों ने यहाँ पर मुसलमान कम्युनिटी दी थी, मुस्लिम कम्युनिटियों को कुछ ज्यादा सुविधाएं दी थी, जबकि सिख एम्पायर के अंदर यहाँ पे सिख एम्पायर थे वहीं पर मुस्लिमों को ज्यादा फैसिलिटी यहाँ पर दे दी थी। और साथ ही साथ में यहाँ पे अन्य संभावनाओं के अभाव के कारण यहाँ पर जो सेना में मुक्त किए गए, जो पिछली आंग्ल सिख वार फर्स्ट हुआ था उसमें जो सिख एम्पायर थे, सिख एम्पायर में जो सेना थी, सेना को यहाँ पर कम कर दिया गया था, तो वहां पर सेनाओं में छटनी कर दी गई थी। तो यहाँ पर सेना से मुक्त किए गए सैनिक, यानी कि जो छटनी करके उनको हटा दिया गया था, वो यहाँ पर बहुत ही अलग तरीके से अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे थे। तो ये भी एक कारण यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, जिसमें कि वो सैनिक जिनको की प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की संधियों के दौरान भैरववाली की संधि हुई थी और लाहौर की संधि, उसमें अंग्रेजों ने कुछ नियम बनाए जिसमें कि जो सिख एम्पायर का जो मेन प्रशासन था वहां से सैनिकों को कम कर दिया गया था, छटनी कर दी गई थी, कम कर दिया गया था, तो जिससे कि वहां पर उनका खुद का एक सैनिक बल ना रह सके और आगे जाके ये कुछ भी ऐसे एक्टिविटीज ना कर पाए जिससे कि अगला युद्ध हो या फिर अंग्रेजों में और सिखों में फिर से झड़प हो जाए। तो इस कारण से जो सिख एम्पायर के ये सैनिक थे वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे थे, बहुत ही ज्यादा अपने आप को बेइज्जती वाला यहाँ पर माहौल उनके सामने आ रहा था। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर निकल के आ रही थी। अगला जो है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि जो लाहौर तथा भैरववाल की जो संधियां थी वो बहुत ही अपमानजनक स्थिति में यहाँ पर हुई थी। मतलब चाहे सही हो या फिर गलत, ठीक है, यहाँ पर सिखों ने विश्वासघात तो किया था, यानी कि उनकी पूरी तरीके से यहाँ पे कमांडरों का जो विश्वासघात था वो एक परिणाम, मैंने आपको पहले बताया कि कमांडरों का जो परिणाम का विश्वासघात था वो भी सामने आया था। और यहाँ पर जो उस समय के जो सिख समुदाय था जो कि एक प्रकार से एक मौका ढूंढ रहा था, तो वो मौका वो उनको मिलने की देरी थी। तो उनको ये एहसास था कि अगर हमें एक मौका मिले तो हम आसानी से अब अंग्रेजों को हरा देंगे, क्योंकि इसमें जो विश्वासघाती कमांडर थे उनके बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी उनको हो गई थी जिन्होंने धोखा दिया था। ये बात यहाँ पे निकल के आती है, ये बैकग्राउंड का मैं आपको पूरी जानकारी दे रहा हूं। तो परिणाम ये रहे कि अंग्रेजों यहाँ पर परिणाम स्वरूप वे अंग्रेजों से एक लड़ने का मौका चाहते थे, यानी कि अंग्रेजों से वो एक बार और दो हाथ करना चाहते थे। तो यही कारण यहाँ पर सेकेंड जो आंग्ल सिख वार है उसका यहाँ पर ये मौका मिलने के लिए तैयारी हो रही थी यहाँ पर। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में सिखों की हार यहाँ पर जो हुई थी, जिसमें कि लाहौर और भैरववाल की जो संधियां थी वो एक अपमानजनक संधियों के रूप में यहाँ पर देखी जाती है। तो यहाँ से इन संधियों ने और इन संधियों के साथ में जो शर्तें रखी गई थी वो शर्तें इतनी ज्यादा अपमानजनक थी कि उससे पूरे जो सिख एम्पायर के जो राजे रजवाड़े थे, उस समय के जो राजा थे, महाराजा थे, जो राजा दलीप सिंह और उनकी माँ जो जिंद कौर थी, उनको बहुत ज्यादा यहाँ पर अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ा था।
और तो उस अपमानजनक स्थिति की बात की जाए तो यहाँ पे जो रानी जिंद कौर थी, जो कि राजा रणजीत सिंह की जो बेवा थी, जो उनकी पत्नी थी, और जो उनके 3 पुत्र थे, उनकी जो माँ थी जिसमें कि रानी जिंद कौर, जो कि तीसरी छोटे वाले पुत्र की माँ थी, जिसमें कि राजा दलीप सिंह की माँ थी, ये बाकी 2 बड़े थे। तो उनकी जो माँ थी रानी जिंद कौर, उनको इन संधियों के बाद में बनारस ट्रांसफर कर दिया गया था, यानी कि अब वो सिख एम्पायर में, यानी कि पंजाब के क्षेत्र में नहीं रहती थी। अंग्रेजों ने उनको बनारस ट्रांसफर कर दिया था। कहां पर? बनारस स्थानांतरित कर पेंशन भोगी रानी जिंदन को, रानी जिंदन या फिर रानी जिंद कौर बोलते हैं इनको, तो यहां से ट्रांसफर कर दिया गया था। कहां पर? बनारस पहुंचा दिया गया था। और बनारस पहुंचाया, और साथ ही साथ में उनके साथ में जो व्यवहार किया था, जो क्रूर व्यवहार था, उससे भी जो सिख समुदाय था उसमें बहुत ही ज्यादा गुस्सा भड़का हुआ था, यानी कि बहुत ही ज्यादा वो गुस्से में थे, बहुत ही ज्यादा वो क्रोधित थे इन सभी संधियों में, जिस तरीके से यहाँ पर दुर्व्यवहार हुआ था। लाहौर की संधि के कुछ महीने बाद रानी जिंद कौर और लाल सिंह को जो अंग्रेजी कंपनी के जो असली इरादे थे उसका एहसास हो गया था। जिस तरीके से लगातार दुर्व्यवहार हो रहा था, लगातार जिस तरीके की घटनाएं सिख एम्पायर के साथ में घट रही थी, उससे रानी जिंद कौर को और उनके साथ में जो लाल सिंह था, लाल सिंह जो कि उनके साथ में उनकी सेना में था, उन लाल सिंह को यहाँ पर अंग्रेजों की कंपनी के जो असली इरादे थे उसका एहसास हो गया। सिख सरदार पंजाब पर ब्रिटिश नियंत्रण से असंतुष्ट थे। जो सिख सरदार थे उस समय के, जो बचे हुए सिख सरदार थे, वो पंजाब पर जो ब्रिटिशों का कंट्रोल हो गया था उससे वो असंतुष्ट थे, और सिख सेना प्रथम युद्ध में हुए जो अपमान का उसका बदला भी लेना चाहती थी। तो पंजाब पर अंग्रेज कंपनी का आक्रमण का जो तत्कालीन कारण था वो क्या था? तत्कालीन कारण वो भी आपको समझना जरूरी है। ठीक है, तो तत्कालीन कारण की बात की जाए तो उस समय का जो तत्कालीन कारण था, जिससे कि ये सेकेंड आंग्ल सिख वॉर की शुरुआत होती है, वो तत्कालीन जो उसी समय के जो इमीडिएट कॉजेज थे वो थे मुल्तान का गवर्नर। मुल्तान जो कि अफगानिस्तान से लगा हुआ, पाकिस्तान आज के समय में पाकिस्तान के अंदर आता है वो। तो पाकिस्तान का इस समय का जो क्षेत्र है वो सिख एम्पायर के अंडर में आता था, जो कि मुल्तान था। तो मुल्तान का उस समय जो गवर्नर था वो था मूल राज। तो मूल राज ने उस समय क्या किया था? विद्रोह कर दिया था। विद्रोह कैसे किया था? मुल्तान, अगर बात की जाए तो मुल्तान एक ऐसा क्षेत्र है जो था जो कि सिख एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था। कब? 1818 में। 1818 में राजा रणजीत सिंह ने इस पे कब्जा कर लिया था। ठीक है, अगर बात की जाए तो यहाँ पर 1818 में राजा रणजीत सिंह ने 1818 में राजा रणजीत सिंह ने इस पर कब्जा किया था। इस पर, मुल्तान पर, मुल्तान पर, जो कि जिन्होंने की सिख एम्पायर की स्थापना की थी, उन्होंने 1818 में इस पे कब्जा कर लिया था। लेकिन 1848 में इसका जो शासन था वो एक हिंदू वायसराय दीवान मूल राज के हाथ में था, यानी कि जब कब्जा कर लिया देन उसके बाद में यहाँ पर जो उसका शासन था वो हिंदू वायसराय के हाथ में दे दिया था, और जो कि उसके अंडर में आता था, यहाँ पे कि वो शासन करता था, यानी कि था सिख एम्पायर के अंदर में ही। लेकिन उस पर शासन करने के लिए एक वायसराय वहां पे अपॉइंट किया था जिसका नाम था मूलराज, और वो लगातार यहाँ पर शासन कर रहा था। और ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय जिस तरीके की संधियां आई थी, संधियां हुई थी, उस संधियों में यहाँ पर अंग्रेजों को क्या करना था? यहाँ पर अंग्रेजों को यहाँ पे लगातार टैक्सेस पे करना होता था। तो लाहौर की संधि के बाद में सर हेनरी लॉरेंस, ठीक है, नोट कीजिएगा, सर हेनरी लॉरेंस, ठीक है, अपनी सर हेनरी लॉरेंस नाम नोट कीजिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं। सर हेनरी लॉरेंस को लाहौर का जो दरबार है, लाहौर के दरबार में क्या किया था? ब्रिटिश रेजिडेंस के रूप में नियुक्त किया गया था। लाहौर की संधि हुई थी, संधि के बाद में जो लाहौर में उस समय जो दरबार, लाहौर जो कि सिख एम्पायर की राजधानी थी, वहां पर सर हेनरी लॉरेंस को लाहौर के दरबार में ब्रिटिश रेजिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है ना? लेकिन यहां पर कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिस कारण से जो सर हेनरी लॉरेंस थे
वो दरबार पे ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उनको कुछ बीमारियां हो गई थी, बीमारियों के कारण वो वापस इंग्लैंड चले गए थे, यानी कि इंग्लैंड चले गए थे छोड़कर। और उनके स्थान पर अब लाहौर के दरबार में एक अन्य व्यक्ति को, जो कि अंग्रेजी था, उसको यहाँ पर अपॉइंट किया गया था। उनका नाम था सर फेडरिक करी। नाम नोट कीजिएगा, सर फेडरिक करी नामक एक व्यक्ति था, जो कि पेशे से, यानी कि उसका जो प्रोफेशन था वो लॉ का था, यानी कि लॉयर था, वकील था वो। तो उसको यहाँ पर क्या अपॉइंट किया गया, सर हेनरी लॉरेंस की जगह पे सर फेडरिक कैरी को यहाँ पर अपॉइंट किया गया, जो कि उसके प्रोफेशन से वो एक वकील था। सर फेडरिक करी ने यहाँ पर उनको एक कानूनी वादी कहा जाता था, और एक वो प्यूटेरियन थे, ठीक है। तो इस कारण से उन्होंने क्या किया, मुल्तान में कुछ हद तक जो स्वतंत्र गवर्नर था, जो कि दीवान मूलराज था, ठीक है ना, उस पर कुछ कर, कुछ टैक्सेस बकाया था। तो जो बकाया टैक्सेस था, उस बकाया टैक्सेस को भुगतान करने के लिए इस सर फेडरिक कैरी ने उसको कहा कि आप ये पूरा का पूरा भुगतान यहाँ पर कर दीजिए। लेकिन जब अंग्रेजी अफसर मूलराज के किले में पहुंचे, और जब उनको भेजा गया था अफसर के द्वारा, तो उस समय यहाँ पर मूलराज ने उन अफसरों के साथ में सही व्यवहार नहीं किया, और उनके और वहां पर विद्रोह कर दिया। तो विद्रोह किया, और जो अंग्रेजों के साथ में उनके जो सपोर्टर्स गए थे, उनके साथ में कुछ लोग भी गए थे, उन पर हमला कर दिया, और हमला करके उनको घायल कर दिया। तो एक प्रकार से ये पूरी तरीके से यहाँ पर जो टैक्सेस थे, टैक्सेस को देने से इनकार कर दिया था मूलराज ने। तो ये शुरुआत होती है उस समय, यहाँ कहां पर, ऊपर में मुल्तान में। मुल्तान का जो वायसराय था उस समय, मूलराज ने यहाँ पर उस टैक्सेस से देने को मना कर दिया, और मना करने के बाद में वहां पर जो अंग्रेज अफसर गए थे टैक्सेस वसूल करने के लिए, उनको वहां पर हमला किया, और हमला करके उसको घायल कर दिया। लेकिन यहाँ पर जो मूलराज था वो इतना पावरफुल नहीं था, क्योंकि अंग्रेज अपने साथ में कुछ टुकड़ी, कुछ सेना साथ में लेके जाते थे। तो यहाँ पर मूलराज की जो सेना थी वो काफी ज्यादा छोटी थी, और इस कारण से वो सेना ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई, और वो वहां पर हार जाती है। लेकिन इससे क्या ना कि पंजाब में क्या हुआ, एक जो शुरुआत चाहिए थी कि सेकंड के एक बार और अंग्रेजों के साथ में दो दो हाथ होने चाहिए। जो अंग्रेजी सैनिक, जो सिख सैनिक थे, जो सिख सरदार थे, जो कि इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कहीं से शुरुआत हो, तो वो मुल्तान का जो वायसराय था मूलराज के द्वारा ये शुरुआत हो गई थी। और उसके बाद में पंजाब में कई क्षेत्रों में यहाँ पर एक विद्रोह की श्रृंखला, एक विद्रोह की जो सीरीज थी वो शुरू हो गई। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। विद्रोह की जो सीरीज थी वो शुरू हो गई। अब वहां पर इस पे भी आएंगे जो पॉइंट यहाँ पर दिए हुए हैं। तो जो विद्रोह की सीरीज हुई थी, फिर उसके बाद में लगातार ये जो विद्रोह थे, हर छोटे छोटे क्षेत्रों में जो सिख एम्पायर जो उस समय तक फैला हुआ था वहां पर होते रहे, और ये विद्रोह का जो युद्ध था वो कई महीनों तक चलता रहा। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पे एट द एंड कंक्लूजन क्या हुआ, यहाँ पे सिखों की हार हो जाती है। अच्छा, वो हार जो होती है उसमें जो किस प्रकार से सेकंड सब्सिक्वेंट आउटब्रेक ऑफ द सेकंड एंग्लो सिख वॉर, यानी कि यहाँ पर किस तरीके का आंग्ल सिख युद्ध के बाद में एक प्रकोप मिलता है, यहाँ पर एक प्रकार से जो प्रकोप झेलना पड़ता है सिख एम्पायर को, वो यहाँ पर आप सामने आता है। यहाँ पर क्या आता है, लॉर्ड गफ के कमांड में जब ये आंशिक वार हुई, जब इस तरीके से विद्रोह मुल्तान के जो वायसराय था मूलराज ने किया, और अन्य क्षेत्रों में जिस तरीके से विद्रोह हुआ, उस विद्रोह के कारण यहाँ पर जो अंग्रेजी कंपनी थी उसने यहाँ पर एक पूरी एक सेना तैयार करके यहाँ पर भेजी। उस सेना की कमान लॉर्ड गफ के हाथ में दी। लॉर्ड गफ की कमान में एक विशाल सेना, अंग्रेजी सेना यहाँ पर भेजी, जिसमें कि अंग्रेजी सेना और सिख सेनाओं के बीच में पहला संघर्ष यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो पहला संघर्ष यहाँ पर जो देखने को मिलता है वो मिलता है 22 नवंबर 1848 को। जैसे कि मैंने आपको शुरू में हेडिंग में बताया था, 1848 से लेके 1849, एक वर्ष तक ये आंग्ल सिख जो सेकेंड वार थी वो चलती है। तो ये पहला संघर्ष था, तो 22 नवंबर को एक बड़ी सेनाओं के साथ में देखने को मिलेगा, जिसमें कि एक तरफ अंग्रेजी सेना जिसकी कमान लॉर्ड गफ ने संभाली थी, और दूसरी तरफ में सिख सरदार थे जिनके साथ में ये पहला पहला युद्ध होता है 22 नवंबर। नोट कीजिएगा कब होता है ये, 22 नवंबर 1848 को ये युद्ध होता है। ठीक है ना, शुरुआत होता है और ये रामनगर में होता है। कहां,
रामनगर में, ठीक है ना। रामनगर में अंग्रेजों और सिख सेनाओं के बीच में पहला युद्ध होता है 22 नवंबर 1848 को। लेकिन ये युद्ध क्या हुआ, ज्यादा डिसीजन मेकिंग नहीं था इसमें, कुछ निर्णय नहीं होता इसमें, कहीं कंक्लूजन नहीं निकलता है, और कहीं ना कहीं पे ये लड़ाई कुछ देर के बाद में थम जाती है, ठीक है। उसके बाद में दूसरी लड़ाई लड़ी जाती है, यानी कि अंग्रेज अपनी तरफ में स्थिर बैठ जाते हैं, और यहाँ पर जो सिख थे वो अपनी तरफ में स्थिर बैठ जाते हैं। ये बात है 22 नवंबर की। उसके बाद में दिसंबर निकल जाता है, जनवरी में फिर युद्ध होता है, दूसरी लड़ाई दूसरी अपने को देखने को मिलती है। ये मिलती है 13 जनवरी 1849 को। 1849 को ये हुआ था चिलियन वाला की लड़ाई, इसको कहा जाता है चिलियन वाला। चिलियन वाला का युद्ध कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन सा युद्ध है जो कि प्रमुखता से सेकंड वर्ल्ड वॉर में जिसका नाम दिया जाता है, तो वो है चिलियन वाला का युद्ध। चिलियन वाला की जो लड़ाई थी वो लड़ाई लड़ी जाती है, जिसमें कि सिख सेना ने चिलियन वाला की लड़ाई में एक गौरव रूपी यानी कि गौरवीय रूप से यहाँ पे विजय प्राप्त की थी, और यहाँ पर अंग्रेजों को पीछे धकेल दिया था। जीते नहीं थे वो, उनको पीछे धकेल दिया था, और यहाँ पर उनके सरदारों ने जीत हासिल की थी, और वो पीछे हट गए थे, पीछे हटे थे। लेकिन वापस वो दोबारा आते हैं, और दोबारा आने के बाद में यहाँ पे मुल्तान में भी काफी ज्यादा यहाँ पे एक अनिश्चितता झेलनी पड़ती है, और यहाँ पर जो एक सफलता, अनिश्चितता के बाद में भी यहाँ पे अंग्रेजों को क्या सफलता मिलती है। वो सफलता कैसे मिलती है ये आपको मालूम पड़ेगा। अब 21 फरवरी 1849 को चिनाब के पास में अंतिम निर्णायक लड़ाई यहाँ पर मिलने को मिलती है, और यहाँ पर रावलपिंडी का जो क्षेत्र है, चनाब नदी के पास में रावलपिंडी का जो क्षेत्र है, वहां पर अंग्रेजों की सेना और सिख सेना दोनों यहाँ पर भिड़ती हैं, और यहाँ पर एक कंक्लूडिव वॉर कंप्लीट होती है, और अंग्रेजों ने यहाँ पर जीत हासिल की, यानी कि यहाँ पर अंग्रेज जीत जाते हैं। रावलपिंडी का जो युद्ध होता है यहाँ पे कि दोनों सेना आमने सामने होती है। तो 21 फरवरी 1849 को सिख सेना ने यहाँ पर रावलपिंडी में क्या किया था, आत्मसमर्पण कर दिया था, यानी कि अपने आप को यहाँ पे हार स्वीकार कर ली थी, हारा मान लिया था। और उनके जो सहयोगी थे, उनके साथ में कुछ जो अदर राजा थे, अदर जो सहयोगी थे, जो कि अफगानी सहयोगी थे, अफगान के जो लड़ाके थे, वो सिख वार में इनकी मदद कर रहे थे। वो अफगान सहयोगियों को भी अंग्रेज खदेड़ देते हैं, ठीक है ना। भारत से उनको खदेड़ दिया गया था, और 22 जनवरी को जो कि मुल्तान का जो उस समय का गवर्नर था मूलराज को भी यहाँ पर खदेड़ थे। 22 जनवरी को उसने भी यहाँ पर सरेंडर कर दिया अंग्रेजों के हाथों, क्योंकि वहां पर भी उसकी हार हो जाती है। कहां पर, मुल्तान की तरफ में, जहां पे कि अफगान सहयोगी सिख एम्पायर की मदद कर रहे हैं। सिख एम्पायर की मदद करने वाले जो अफगान सहयोगी थे, उनको भी अंग्रेजों ने भारत से बाहर खदेड़ दिया था, वो वापस अपने क्षेत्र में चले जाते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। तो अफगान सहयोगी इनकी मदद कर, तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो सिखों को यहाँ पर बहुत ही भयंकर रूप से मार झेलनी पड़ती है, और हार जाते हैं वो। और मार्च 1849 में शेर सिंह जो कि सिख सरदार था, छतर सिंह और बाकी के जितने भी जो सिख कमांडर थे, वो अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण करते हैं। और आत्मसमर्पण करने के बाद में 29 मार्च 1849 को यहाँ पर पंजाब में यहाँ पर कब्जा कर लिया था। किसने? डलहौजी के नेतृत्व में। डलहौजी के नेतृत्व में अंग्रेज ने लाहौर संधि के अनुसार मार्च 1849 को यहाँ पर कब्जा कर लिया, यानी कि 29 मार्च को डलहौजी ने पूरे पंजाब में अपना कब्जा कर लिया। डलहौजी जो कि उस समय का गवर्नर जनरल था, ठीक है ना। अगर हम इससे पहले वाले फर्स्ट आंग्ल सिख वार की बात करें, तो फर्स्ट आंग्ल सिख वार के समय में जो क्या कहते हैं, उस समय भी जो मेटकाफ, हाँ मेटकाफ था उस समय, ठीक है ना। उस समय का जो वायसराय था वो ये नहीं था, डलहौजी। डलहौजी बाद में आया था, डलहौजी का समय था 48 में।
ये 1848 में गवर्नर जनरल बनकर आता है भारत में और 1856 तक रहता है। तो ये जो सेकेंड आंग्लो सिख वार था, ये डलहौजी के ही नेतृत्व में लड़ी गई थी और डलहौजी ने ही इस पर कब्जा किया था। तो यहाँ पर बात की जाए तो हम वापस पॉइंट पर आते हैं, और उससे पहले अगर रणजीत सिंह की बात की जाए तो रणजीत सिंह के साथ में भी एक संधि होती है, और उस संधि में लॉर्ड मिंटो और चार्ल्स मेटकाफ ये दोनों होते हैं, याद रखिएगा, उसको मैं बताने वाला था यहाँ पर। तो उस समय जो संधि होती है जिसमें कि जो सतलज की पूर्वी सीमा थी वो अंग्रेजों के साथ में रहती है, अंग्रेजों की बॉर्डर कहलाती है, और सतलज नदी की जो पश्चिमी सीमा थी, जो वेस्टर्न बॉर्डर थी, वो सिख एम्पायर के रूप में यहाँ पर तय की जाती है। और ये संधि जो होती है ये महाराजा रणजीत सिंह के साथ में की जाती है। उस समय लॉर्ड मिंटो द फर्स्ट और अपना जो चार्ल्स मेटकाफ, ये दोनों साथ में रहते हैं। इसमें हस्ताक्षर, इसमें जो साइन किए थे इस संधि में, वो चार्ल्स मेटकाफ के द्वारा यहाँ पर साइन किए गए थे, क्योंकि ये संधि जो होती है 1809 में होती है। ठीक है, तो 1809 के समय में जो गवर्नर जनरल था वो चार्ल्स मेटकाफ था, क्योंकि लॉर्ड मिंटो उस समय यहाँ पर थे। लॉर्ड मिंटो के बाद में फिर ये आए, तो संधि में हस्ताक्षर चार्ल्स मेटकाफ के द्वारा किए गए थे। तो मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्लियर हो गया होगा आपको कि मार्च 1849 में यहाँ पर डलहौजी के द्वारा कब्जा कर लिया जाता है पूरे पंजाब में, जो कि 29 मार्च 1849 को होता है। ठीक है ना। अच्छा, ये कब्जा कर लिया जाता है, तो कब्जा करने के बाद में यहाँ पर जो उस समय जो छोटे राजकुमार थे, जो कि महाराजा के रूप में अपॉइंट, क्योंकि बाकी के दो जो बड़े थे उनकी तो मृत्यु हो जाती है और महाराजा घोषित कर दिया जाता है। अल्पायु के जो छोटे पुत्र थे राजा दलीप सिंह, ठीक है, जो कि महाराजा दलीप सिंह के महाराजा बन जाते हैं वो, जो कि लगभग 11 वर्ष की आयु के रहते हैं। तो महाराजा दलीप सिंह और उनकी माँ थी रानी जिंद कौर। तो जिंद कौर को अब यहाँ पर जब कब्जा कर लिया जाता है तो उनको क्या इंग्लैंड निर्वासित कर दिया जाता है। ठीक है, 11 वर्षीय महाराजा दलीप सिंह को यहाँ पर पेंशन दे दी जाती है और उनको इंग्लैंड भेज दिया जाता है, यानी कि दोनों को यहाँ पर अलग अलग कर दिया जाता है। छोटी सी आयु में राजा दलीप सिंह को इंग्लैंड और रानी जिंद कौर को भारत में ही रख दिया जाता है। ठीक है ना, महाराजा दलीप सिंह और रानी जिंद कौर दोनों को अलग अलग कर दिया जाता है। तो दोनों को अलग कर दिया जाता है, तो दोनों को अलग करने के बाद में यहाँ पर उनको पेंशन की व्यवस्था होती है, यानी कि यहाँ पर रानी जिंद कौर को प्रति वर्ष 4 से 5 लाख की पेंशन यहाँ पर जो है पेंशन अपॉइंट की जाती है। ठीक है ना, 4-5 लाख रुपए की जो पेंशन है वो यहाँ पर फिक्स की जाती है, जो कि रानी जिंद कौर को दी जाती है। और महाराजा दलीप सिंह जी को इंग्लैंड निर्वासित कर दिया जाता है और इंग्लैंड में जाके इनकी पूरी की पूरी देख रेख की जाती है। उनके ऑब्जर्वेटरी में वो पूरा जो रानी महाराजा दलीप सिंह थे वो उनके अंडर में रहते हैं, जब तक कि वो वयस्क ना हो जाते, जब तक वो एक पूरी तरीके से बड़े नहीं हो जाते, तब तक वो वही इंग्लैंड में ही रहते हैं। तो युद्ध का जो परिणाम होता है, वो युद्ध का परिणाम यही होता है कि डलहौजी के नेतृत्व में अंग्रेजों ने यहाँ पे जो लाहौर की संधि थी, लाहौर की संधि के अनुसार मार्च 1849 में पंजाब में कब्जा कर लिया। ठीक है ना, लेकिन जो पंजाब के क्षेत्र में कुछ क्षेत्र जो थे, जो कि अंग्रेजों के पहले से ही ज्यादा तलवे चाटते थे, अंग्रेजों के गुलाम थे, उसमें था पटियाला और उसके अन्य जो छोटे राज्य थे जो कि अंग्रेजों के साथ में पहले से मिले थे। तो यहाँ पर ब्रिटिश के देख रेख में होने के कारण इनको क्या हुआ था, इन पूरी के पूरे जो शासन था इनका, जो पटियाला था या फिर अन्य जो क्षेत्र थे, वो उनकी जो शासक थे उनको बरकरार रखा। लेकिन यहाँ पे पंजाब में यहाँ पे की राजा रणजीत सिंह और उनके जो परिवार के लोग थे, उनको यहाँ से पूरी तरीके से बेदखल कर दिया गया और उनको यहाँ से हटा दिया गया और पूरे पंजाब में यहाँ पर कब्जा कर लिया गया। जैसे कि मैंने आपको बताया, 11 वर्षीय महाराज दलीप सिंह को पेंशन भेज दिया गया था इंग्लैंड में, और उनकी जो माँ थी उसको भी महाराजा दलीप सिंह जो कि अल्पायु थे 11 वर्ष के, उनसे अलग कर दिया गया और माँ बेटे दोनों को ही अलग अलग कर दिया गया। जिंद कौर को कहाँ भेजा था, फिरोजपुर ले जाया गया। फिरोजपुर जो कि पंजाब में ही एक छोटा सा जिला है फिरोजपुर, वहां ले जाया गया और वहां पर उनका धीमे धीमे करके वेतन भी कम कर दिया गया था। और उनके पास में जितने भी उनके जो आभूषण थे, उनकी जो ज्वेलरी थी, उसको भी यहाँ पर ले लिया गया और उनके पास में जितना भी धन था उस समय का, वो भी अंग्रेजों ने अपने पास में रख लिया और ले लिया पूरा का पूरा। साथ ही साथ में महाराजा रणजीत सिंह को
जो कि अफगानियों से जो हीरा मिला था, कौन सा, कोहिनूर हीरा, जो कि अफगानियों ने यहाँ पर दिया था, वो कोहिनूर हीरा भी यहाँ पर छीन लिया जाता है। तो अंग्रेजों के पास में इसके बाद में जो हीरा जो कि पंजाब के पास में रहता है, वो कोहिनूर हीरा अब अंग्रेजों के पास में चला जाता है। कोहिनूर हीरे की कहानी जैसे कि आपको पहले ही पता है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय से ही ये, जो कि वारंगल में राजा रामचंद्र के दरबार में ये कोहिनूर हीरा वहां मिलता है, वहां से फिर मलिक काफूर लेके आता है, फिर वहां से नादिर शाह का जब 1739 में हमला होता है, तो जब ताऊ तख्त और जो कोहिनूर हीरा है उसको लूट कर वो अफगान लेके चला जाता है, तो तब से वो अफगान में रहता है। लेकिन यहाँ से अफगानी जो समय का जो शासक था, उसके साथ में जो बंदा था अफगानी, उससे राजा रणजीत सिंह को यहाँ पर ये हीरा प्राप्त होता है एज ए गिफ्ट। एज ए गिफ्ट जो प्राप्त होता है वो तब से सिख एम्पायर के हाथ में था, लेकिन अब अंग्रेजों के हाथ में आ जाता है। ठीक है, तो ये कहानी थी। अब इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में पंजाब के जो पहले उस समय जब पंजाब पर पूरा कब्जा कर लिया गया, तो कब्जा करने के बाद में यहाँ पर पहले मुख्य आयुक्त यहाँ पर नियुक्त किए गए, जो थे सर जॉन लॉरेंस। ठीक है ना, उनको यहाँ पर प्रशासन चलाने के लिए नॉमिनेट किया गया। और पंजाब की जो ब्रिटिश विजय डलहौजी थे, यानी कि पंजाब में जो कि डलहौजी के नेतृत्व में सेकंड आंग्ल सिख वार जीती थी, और उसमें उनका पार्टिसिपेशन के कारण यहाँ पर इनको एक उपाधि दी गई थी जिसका नाम था मार्किट। ठीक है ना, मार्किट की उपाधि से भी नवाजा था। किसकी? मार्किट ना, मैं यहाँ लिख देता हूं, मार्किट की मार्किट्स मार्किट्स की उपाधि से भी डलहौजी को नवाजा था, यानी कि दी गई थी ये उपाधि। और ये इसलिए दी गई थी क्योंकि यहाँ पर पंजाब में ब्रिटिश एम्पायर की विजय हुई थी डलहौजी के लीडरशिप में, इस कारण से उनको एक उपाधि दी गई थी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन बनता है, तो बिल्कुल आप याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए। तो ये थी आंग्ल सिख वार सेकेंड की, जो मैंने पूरी की पूरी आपको यहाँ पर क्लास कंप्लीट कर दी है। किस तरीके से यहाँ पर जो युद्ध होते हैं, चिलियानवाला की लड़ाई और रामनगर की लड़ाई, ये दोनों लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों लड़ाइयों के बाद में यहाँ पर आंग्ल सिख वार पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, और जो सिख एम्पायर है वो पूरा ब्रिटिश एम्पायर के अधीन हो जाता है, और वो पूरा कब्जे में ले लेता है। तो आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं, और ये सिख एम्पायर यहीं पे हम समाप्त करते हैं। सिख एम्पायर की पूरी कंप्लीट मैंने आपको दे दी है। बस एक पॉइंट रह गया यहाँ पे, जो कि ये सिख रिलीजन, सिख धर्म के ऊपर मैंने अभी आपको क्लास नहीं ली है। तो बीच में मैं सिख एम्पायर में सिख धर्म का की शुरुआत कैसे होती है, कैसे सिख धर्म अस्तित्व में आता है, और उनके जो पूरे 10 गुरुओं के बारे में मैं जानकारी अब एक क्लास में पूरी कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, जिसमें कि मैं आपको शुरू से लेके गुरु नानक जी से लेके और 10वें गुरु गुरु गोविंद तक मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो मेरी जितनी भी क्लासेस हैं उनसे आप जुड़े रहिए। पीछे जो क्लास है उनको भी आप देख सकते हैं, आप स्क्रॉल करके वहां से भी आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। और आगे की क्लास के लिए मुझे फॉलो करना ना भूलें। क्लास आपको अच्छी लग रही है आपको, तो क्लास को लाइक और आगे शेयर कीजिए, जिससे कि अन्य स्टूडेंट्स भी मेरी क्लास लेके देख कर बेनिफिट ले सकें। थैंक यू सो मच।